आज की चर्चा के लिए मेरे साथ फादर प्रकाश लुइस है, जो आप जानते हैं। और हमारी बातचीत के संदर्भ आज क्या है? आज बिहार दिवस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, है ना? हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग काफी मजबूत स्टेट है। और ये फादर, ये जो हम लोग देखे हैं 1 या 2 साल में कितने प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रगति हुआ है। और सबसे पहले सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस का शुभकामनाएं हैं और आशा है कि हम सब बिहार वासी मिलजुल कर एक बेहतरीन बिहार के सपना देखेंगे और सपना को साकार करने के लिए मेहनत भी करेंगे। पिछले 1 साल 2 साल 1 दशक में बिहार ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। तो यह प्रोग्रेस इस 5 क्षेत्र में हम लोग देख सकते, विस्तारित हम लोग बातचीत करेंगे इस तो पर। आप कहते हैं कि 5 क्षेत्र में, 5 क्षेत्र, तो अक्षर हाँ। नंबर 1 बताइए। नंबर 1 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है या ढांचा, जिसको संरचना कहा भी जाता है, जो वास्तव में वो यानी ये भौतिक निर्माण जो है, भौतिक हाँ, निर्माण ये जो होती है, हाँ, रोड और रोड, हाँ, बिल्डिंगों का, है ना, हम्म, विशेष रूप से ये एक होता। दूसरा, शिक्षा के जगत में काफी बेहतरीन प्रगति हुई है, उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। और तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी उन्नति हम लोग ने किया है और काबिले तारीफ के हैं बिहार के लोग, बिहार के शासन और नेतागण। और चौथा में हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर हम लोगों का, उसके द्वारा जो विकास होना चाहिए, ये चौथा है। और पांचवा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काफी विकास हुआ है और हो रहा है। वो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लघु उद्योग का बेहतरीन ढंग से विकास आप दूर दराज गांवों में देख सकते हैं, जहां पर छोटे बड़े कारखाने जो आए हैं, जो या तो अग्रो बेस्ड है या इंडस्ट्रीज का है, स्थानीय जो संसाधन के द्वारा किया जाता है। आप कहते हैं ये संरचना के बारे कर रहे हैं, कोई ओवर ब्रिज बना है यहाँ वहाँ। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, मैं भी हूँ, आप भी शायद ये होंगे, कि पटना कभी कभी हम लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रिज में चढ़े, कौन सा ब्रिज में उतरे। और कभी कभी लगता है कि हमें पता नहीं कि ब्रिज कहाँ चले जा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक चीज है कि ये ब्रिज सब कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो देखिए, आधारभूत संरचना एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण माने कि विकास का एक इंडिकेटर माप माना जाता है, मापदंड माना जाता है। उसको सरकार ने कई प्रकार से सोच समझ के किया है, लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अधिकतर वो जो तय किए हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से उसमें जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है वो रहता है। उसके अलावा आम जनता को तैयार नहीं किया जाता। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्तर में जो रोडें बनती है, उसमें एक प्रमुख भाग ये है, उस इलाका में रहने वाले लोगों को आप सूचना दीजिए, सचेत कीजिए, तैयार कीजिए, इस प्रकार के रोड आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आएँगे, यहाँ के बाद ये रोड होगा। उस प्रकार की तैयारी करने के लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट है, लोग हैं और संस्थाएं इसमें लगाई जाती है। हमारे यहाँ ये कभी हुआ ही नहीं, ना होने की संभावना, क्योंकि इसलिए क्या होता है, बहुत सारी जगह जहां पर आपको बोर्ड होना चाहिए, संकेत होना चाहिए, ये रोड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ के बाद दूसरा रोड शुरू होगा, या आपके लिए वो तीसरा रोड तैयार है, उसको बताने की कोई इस प्रकार की सूचना दे। नंबर एक। दूसरा, आप उतना दूर क्यों जाएंगे? मान लीजिए कि कोई रोड है, उसमें आप मरम्मत कर रहे हैं हम्म। और उसको 2-4 किलोमीटर पहले आपको संकेत देना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए, ये रोड मरम्मत में है, कृपया आगे नहीं जाएंगे। इसके बदले आप इस रोड को लेकर इसके द्वारा आप आगे निकल जाए। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं। यही कि रोड बनते हैं, लगता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया इस्तेमाल किया जाता है, और जो बाहुबली है, जहां का है, वो करा लेते हैं। उदाहरण के लिए, बख्तियारपुर से आप नवादा जाइए, मैंने कम से कम 12-13 फ्लाईओवर को गिना था एक रोड में, करीब 30-40 किलोमीटर के अंतराल में। आधारभूत संरचना में परिवर्तन एक ही भाग है। मानव जीवन कई भागों से बना हुआ,
तो उससे मानसिकता में परिवर्तन आया क्या? लोगों की मानसिकता में। बढ़िया बेहतरीन रोड बन गए। मुंबई और चेन्नई के मरीन ड्राइव्स की तरह रोड बन गए। लेकिन मानसिकता में परिवर्तन आया क्या? 3 से 400 परिवार वहां पर गुजारा करता है। ठेला लगाते हैं, हम्म, गाड़ी लगाते हैं। लेकिन रंगदारी, हम्म, पुलिस रंगदारी लेती है, रंगदार रंग लेते हैं, मुखिया जी रंगदार लेते हैं, और वो दबंग जो है रंगदार लेते हैं। आपस में लड़ाई होती है वहां पर रंगदारी टैक्स के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कब्जा में ये रहेगा। आपने करोड़ों इन्वेस्ट किया, एक स्रोत होता जहां आपको पैसा आता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, और इन परिवारों को आप एक एक प्रकार से क्रम में ला दीजिए जिससे वो भी कुछ कमाई कर लेंगे, उनका गुजारा होगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पैसा मिलेगा। लेकिन इस पर कमिश्नर से मैंने बात की, आप इसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन कोई इसका जिम्मा नहीं लेना चाहता, क्योंकि रंगदार राजनेता से जुड़ा है, पैसा है, घूस है, और इसके चलते लोग भी परेशान है, और व्यवस्था भी चरमरा जाता है यानी बदल में। कि जब आप ये संरचना कर रहे हैं, जब आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, जब आप जो शहर में जितने भी ये वेंडर्स के लिए या हॉकिंग के लिए या सेल के लिए जो वहां पर जो जगह हैं, उसको आप कब्जा कर चुके हैं, और ये लोगों को आप एक जगह दिए हैं जो गंगा पथ, हाँ, जहां पर लोग वहां पर अपना बिजनेस लगा सकते हैं। लेकिन जो है इसके लिए भी सही इंतजाम नहीं है। इंतजाम तो इसमें क्या होता है, अगर आप भी ये कहते हैं कि एक तो टैक्स नहीं मिलता है बाकायदा से, जब उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, और फिर उस प्रकार का फैसिलिटी भी नहीं हो पा रहे हैं, एंड फिर वो लोग जो है वो सुरक्षित थे नहीं जब उन लोग नगर में थे, तो उनको बाहर ला करके और मेरे ख्याल से असुरक्षा के माहौल बड़ी है। आप ये सोचते हैं? हाँ, इसी लाइन में मैं सोचता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सबकी भलाई के लिए हो जाता, सिर्फ रोड बन गए, बढ़िया से रोड बन गए, लेकिन उसके साथ जो होना चाहिए कि दुकानें लगेगी तो व्यवस्थित हो, उसका टैक्स हो, म्युनिसिपालिटी उस टैक्स से और विकास का काम करे। उसका कारण ये भी है कि सब कोई इस असंगठित व्यवस्था में जितना फायदा उठा सकते हैं, उसकी कोई उसी प्रकार आप देखिए दूसरा स्तर में शिक्षा में काफी विकास हुआ। पहले एकदम टूटा फूटा स्कूलें होती थी, बच्चे कम आते थे, लेकिन अभी इसमें काफी परिवर्तन है। जैसे बिल्डिंगें बन गई, बेहतरीन बिल्डिंग बन गए, बाथरूम बन गए, कहीं 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 पीने के पानी की व्यवस्था हो गया है, और बच्चे स्कूल आते हैं, शिक्षक भी कुछ हद तक स्कूल में आते हैं। ये एक और प्रगति का एक संकेत है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो इतना विकास करने के बाद भी क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा बच्चों को मिलता नहीं। इसलिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने कपड़ा दिया, साइकिल दिया, यूनिफॉर्म दिया, छात्रवृत्ति दिया, ये सारे दे, क्यों नहीं होता? शिक्षक समर्पित नहीं है शिक्षा देने के लिए। यद्यपि गार्जियन अपने पेट काट के बच्चों को भेजते हैं, सोच के हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, अपने विकास करेगा, परिवार का विकास करेगा तो देश का विकास होता है। लेकिन इसमें जो संरचना है, जो इस संरचना को चलाते हैं, शिक्षकगण हो, शिक्षक यूनियन हो, अफसर हो, सारे के सारे मिले हुए हैं, और जो नहीं चाहते हैं इसमें परिवर्तन हो, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एक राजनीतिक शक्ति की कमी रहती है, जिसके चलते इतना संरचनात्मक विकास होते हुए भी वास्तविक तौर पर जो धरातल पर शिक्षा जगत में जो परिवर्तन होना चाहिए वो हो नहीं पाया। यानी आप राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव के बारे आप कह रहे हैं, हाँ, हाँ। और साथ में हम लोग का ये जो डिस्कशन है खास करके सरकारी स्कूलों के बारे हम लोग ये कर रहे हैं। सरकारी स्कूल जहाँ पर हम ये बात होती है, ऑफ कोर्स ऐसा भी जब बात नहीं है कि हमारे प्राइवेट शिक्षा स्थलों में भी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन यही है कि जहाँ पर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इसमें एक बात ये स्पष्ट है, अम, अ, सरकार इतनी सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन गार्जियन सोचते हैं, संकोच में है, सरकारी स्कूल में भेजें जहां पर कोई पैसा नहीं लगता, या प्राइवेट में स्कूल में जाएं जहां महीने 500 से 1000 भी दे के अपने बच्चों, क्योंकि वहां अंग्रेजी बोलता है बच्चा, थोड़ा बढ़िया से कपड़ा पहनता है, थोड़ा व्यवस्थित रहता है, इसलिए गार्जियन सोचता है कि
वही क्वालिटी एजुकेशन है, जबकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। स्वास्थ्य जगत में काफी परिवर्तन आया और एक विशेष रूप से जो परिवर्तन आया, बहुत अच्छे बिल्डिंग बने, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतने बेहतरीन बने हैं। कई सारे हमने देखा, फोटो भी लिया है कि ये हम सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का ये पैसा है, बहुत अच्छा बना है। हर चीज के लिए कमरा है, ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, डेटा एंट्री के लिए अलग कमरा है, मेडिकल अफसर का है, नर्स का अलग कमरा है, और वॉशरूम है, शौचालय है, पानी है, और रैंप है जिसमें आप मरीज को भी ले जा सकते हैं। ये सारे के सारे हैं। कुछ हद तक चलते हैं, कुछ हद तक नहीं चलते हैं, क्योंकि मात्र आधारभूत संरचना या बिल्डिंग बना देने से बाकी चीजों में परिवर्तन होगा ये मान लेना ये नहीं है। डॉक्टर को आना चाहिए, आते हैं नहीं आते हैं, नर्स को आना चाहिए, आते हैं नहीं आते हैं, या आते तो भी लेट आते हैं, और जो दवा वितरण के लिए गरीब लोगों के लिए दिया जाता है, कभी कभी उसको भी बेचा जाता है या किसी और को दिया जाता है, और समय पर नहीं आते हैं, सही इलाज नहीं करते हैं, और अधिकतर बोल देते हैं यहाँ नहीं होगा, आप कोई अस्पताल में जाके प्राइवेट में बना लीजिए। मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो रहा। मानसिकता में परिवर्तन होगा कि ठीक है, ये गरीब का पैसा है, इसके लिए जाना चाहिए, जब तक ये सोच नहीं होगा। और इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा, करीब 1 लाख आशा है बिहार में, और उन्होंने आम तौर पर कोविड के समय में बेहतरीन से बेहतरीन काम किया। डॉक्टर नहीं निकले, नर्स नहीं निकले, और बगहा के एक आशा ने हमको बताया, आप लोगों ने डॉक्टर नर्स को अंदर रख लिया, हम आशाओं को बाहर ठेल दिया, जिससे हम ना केवल हमारी स्वास्थ्य काम करें, कोरोना से रिलेटेड काम जैसे जांच करना, पता करना, स्क्रीनिंग करना, है ना, और क्वारंटाइन करना, ये सारे काम हम लोगों के ऊपर थोपा गया, और हम डर से काम किए। परिवार में भी हमको दिक्कत हो रही थी, लेकिन इनका सम्मान नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हर साल साल में 2 या 3 बार ये लोग 2-3 महीना के लिए स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। उसमें हमेशा वादा किया जाता 10,000 रुपया जो इनका वाजिब मांग है वो दिया जाएगा, लेकिन 10,000 नहीं दिया जाता है। पिछले अगस्त और सितंबर में भी हुआ, अभी भी ये लोग हड़ताल में जाने के लिए तैयार हैं। इस बात पर मैं कुछ फिल्म बना रहा था अच्छा, काफी साल पहले, अच्छा। जब ये बाढ़ का स्थिति था, तो हम्म, उसमें भी जो लोग ऑन द ग्राउंड थे, जिस लोग वहां पर, वो आशाएं थे, ज्यादातर आशाएं थे, जो ये जो शिविर वगैरह उन लोग को काम कर रहे थे उसमें। तो इसलिए ये जो है कि आशाएं जो है, सच में वो आशा है हेल्थ के, हेल्थ की आशा, और इनको तो हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चौथा क्षेत्र जहाँ पर बहुत विकास हुआ, और वो है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर में। और हम लोग सब जानते हैं 80% बिहार के लोग खेती पर, कृषि पर निर्भर है, और ये सब्सटैंटिव इकोनॉमी होता है। उसके माने ये, अगर ये इकोनॉमी नहीं रहे तो बिहार के लोग भूखे मरेंगे, है ना। इस परिस्थिति में ये खेती का काफी विकास हुआ, और हम सब जानते हैं बिहार में करीब 8 प्रमुख नदियां बहती है। 8, एक या दो नहीं, कोई कोई प्रदेश में एक भी नहीं है, वो कहीं और से उसका जुड़ा रहता, लड़ाई होती रहती। यहाँ बिहार में ही 8 प्रमुख नदियां बहती है, जिसके द्वारा पूरा सिंचाई का साधन है, व्यवस्था है, सिंचाई होती है। लेकिन और जमीन उर्वरक है, कहीं कहीं 3 फसल भी लोग उगा देते हैं, लेकिन इतने होने के बाद भी लगता है कि अभी जिस तरह से वो खेती गृहस्थी में परिवर्तन होना चाहिए और भूमि सुधार का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। 1955 में भूमि सुधार कानून भारत में आजादी के बाद पहला बिहार प्रदेश है जहां पर भूमि सुधार कानून लागू हुआ था, लेकिन आज तक वो क्रियान्वयन नहीं हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनेता उसका इस्तेमाल किया। लालू भी अपने समय में कहते थे कि हम कर देंगे, लेकिन किसने कुछ किया ही नहीं। यहाँ के जो मजदूर है उसको कहा जाता है भूमिहीन खेती हर मजदूर। उसके माने भूमि नहीं है लेकिन खेती करते हैं, किसी और के खेत में करते हैं, और मजदूर होते हैं, मालिक नहीं होते, मजदूर। और आज भी यहाँ की वेतन मजदूरी 250 से 300 तक की पहुंच पाया,
जबकि आप यूपी तक जाइए, यूपी से और जगह जाए कि कम से कम 500 से 1000, 1200, 1500 रुपया तक दैनिक मजदूरी लोगों को मिलता है। तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए परिवार के 1-2 लोग माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, प्रवासन करते हैं और बाहर जाके बढ़िया से कमाते हैं, अच्छी तरह से कमाई करके अपनी, इसलिए ये डिस्ट्रेस माइग्रेंट जो कहा या संकटग्रस्त जो मजदूर है, इनकी संख्या लाखों की तादाद में है। और कोविड के समय में आप देख सकते हैं, अभी होली के लिए लोग आएंगे, होली के बाद जो तादाद जाएगी, हर स्टेशन में, बस अड्डा में आप लाखों के लोगों को देखेंगे बिना रिजर्वेशन का ट्रेन में जाने के लिए बाकी है। और सरकार कोई व्यवस्था नहीं, 1-2 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, बाकी कुछ भी व्यवस्था इस मजदूर जो हजारों रुपया, करोड़ों रुपया कमाकर बिहार के लिए लाते हैं, तो राजनीतिक तरीके से कोई विकास इस दिशा में नहीं है। इसलिए जब हम बिहार दिवस मनाते हैं, हम सुबह को थोड़ा अपने अंतरतम में देखना चाहिए, कहाँ ये जिस तरीके से परिवर्तन हो सकता था, और लोग कहते हैं बिहार पूरे भारत को खिला सकता है, उतना संपन्न प्रदेश है, लेकिन ये हो नहीं पाता। क्यों? किस कारण से? ऐतिहासिक कारण, वर्तमान कारण, दोनों को देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, तब इन सभी चीजों क्षेत्रों में हम लोग विकसित कर सकते हैं। चुनाव का माहौल में आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसे मुद्दाएं हैं जो जनता के सामने है और हमारे बिहार के माने प्रगति के लिए आप इस संदर्भ में रखते हुए आप थोड़ा हमें बताएं कि ऑन द ग्राउंड जो है जमीन में क्या सिचुएशन? हमें लगता है कि 2 प्रकार के नैरेटिव चुनाव के पहले बिहार में धीरे-धीरे अपना जगह ले रहा है। एक धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, इस विभाजन को आगे बढ़ाने का एक नैरेटिव सामने माने है। ये जो कथन है, हाँ, जो ये तरह-तरह के जो कथन होते हैं, हाँ, इसमें हाँ, से एक जो बहुत बड़ा कथा है, हाँ। ये जुड़ा हुआ है इन अ वे धार्मिक या वो उस प्रकार के चीज़ों को लेकर चीज़ों के। का या धर्म को राजनीतिक फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करते हुए और सामाजिक परिवेश को भी इस्तेमाल करते हुए एक तोड़-फोड़ करके एक मेजॉरिटेरियन है ना, बहुसंख्यक एक समुदाय के उभार को अपने पक्ष में तब्दील करने के लिए कोशिश हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ जबरदस्त रूप से क्या नैरेटिव्स आ रहे हैं, बेरोज़गारी, महँगाई, युवकों में की पढ़ाई और रोजगार, और महिलाओं में उनके हक और अधिकार की लड़ाई, दलित और आदिवासियों के हक और अल्पसंख्यकों के हक और यानी अधिकार। आप करीब-करीब 6 ऐसे मुद्दे के बारे में कह रहे हैं एकदम जो लोगों के मन में माने चल रहे हैं। एकदम जबरदस्त है, घर कर गया, वो बातचीत हो रही है। इस मुद्दे को जो राजनीतिक पार्टी अपना एक इलेक्टोरल प्लैंक बनाएगा, चुनाव का मुद्दा बनाएगा, उसके तहत काम करके गोल बंद करेगा, तोड़ेगा नहीं, गोल बंद करके आगे आने के लिए जो भी राजनीतिक पार्टी ये इस कोशिश में लगेगी, वही बिहार की जनता को जीतेगी और वोट जीतेगी। नहीं तो बिहार के जितने वोटर है बहुत ही मैच्योर्ड है, जानते हैं किस परिस्थिति में क्या किसको वोट देना चाहिए, किसका हक को बनाए रखना लेकिन चाहिए। प्रकाश जी एक है ना कि हाँ, जितने भी आप देखें, चाहे आप यूट्यूब चैनल देखें या मेन चैनल देखें, तो आजकल एक नया शब्द देखा, खेला खेला खेला, लालू का खेला, नीतीश का खेला, ये खेला वो खेला। तो ये एक प्रकार के लोगों के मन का भटकाने का ये एक आम टाइप का होता है ना? हाँ, ये भी चल रहा है। एक देखिए एक डोमिनेंट नैरेटिव होता है कोई भी पार्टी व्यक्ति की तरफ से। दूसरा बाकी अपने विरोधियों को यह करने के लिए भी एक नैरेटिव चलता है। और इसमें मेनलैंड मीडिया से लेकर मेनलैंड सोशल मीडिया से लेकर ये कोशिश में है कि अपने पक्ष को बनाए रखें और जो विरोधी है, विशेषकर इंडिया अलायंस को किसी न किसी रूप में कम दिखाने के लिए ये कोशिश हो रही है, और आम जनता सब दिख रही है। लोग मैच्योर है, देखते हैं, अंत में वो निर्णय करेंगे। जहां तक लोग बताते हैं, जो भी यहाँ तक बताते हैं जो सही नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं जो भी पैसा देता हम ले लेंगे, लेकिन जिसको वोट डालना हम निर्णय करेंगे। ये वोट बैंक का जो कॉन्सेप्ट पहले की तरह अब चलने वाला
नहीं है। लोग तैयार है और अंतिम निर्णय लोग करेंगे, जबकि मेन लाइन मीडिया यही बताती है कि इन्हीं को लोग वोट देंगे। वो उनका कहना है, क्योंकि उनके लिए उसको कहने के लिए पैसा वगैरह मिला जाता है। लेकिन प्रकाश जी एक भी है ना कि हाँ। जो समझदार वोटर्स है हाँ। उन लोग का भी डमना ये भी है कि आप अगर आप इंडिया अलायंस को भी कहे, लेकिन उनके के बीच में भी इतने सारे क्या कहते हैं एक प्रकार का विभाजन भी है, और उनके भी जो कथन है, उनकी भी जो ये है इश्यूज है, कभी कभी लगता है कि उन लोग अपना स्वार्थी के लिए कुछ कर रहे हैं और देश के लिए छोड़िए कम कर रहे हैं। तो ये भी एक सिलसिला है जहां पर जो लोग जो सोच समझकर भी वोट करनी चाहते हैं उन लोग को भी ये है कि क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास। ये तो है, ये सच्चाई है कि जो भी राजनीति में है, राजनेता है, वो अपना स्वार्थ 60% रखता है, 40% या 70 और 30 ऐसा होता है। वो परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के ऊपर है। इसके बावजूद भी देखिए, इंडिया अलायंस में बहुत सारे जो लोग जो है, आम तौर पर इस देश के संविधान, संस्कृति, जनता, इसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कोशिश में है ना। वही एक एकमात्र अंतर है। ये नहीं कि वो संत है ना, वो राजनीति है, राजनीति में है, वो वही करेंगे। लेकिन वैसे लोगों से अलग है, क्योंकि वो लोग देश को तोड़ने के लिए नहीं, देश को बनाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर माने कि लैंड रिफॉर्म कर देंगे, शिक्षा में रिफॉर्म कर देंगे, वैसा सोचना भी गलत है, क्योंकि वैसा करते तो वो संत महात्मा बन जाते। लेकिन यह है कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, नागरिकों के हित में काम करना, वो सोच है। जबकि दूसरा खेमा में जितने लोग हैं, आपस में लोगों को तोड़ना है और शासन करना है, ये अंतर है। इसी को बिहार की जनता अच्छी तरह समझती है। विशेषकर जब हम लोग बिहार दिवस मनाने जाएंगे, तो उस समय भी लोग देखेंगे क्या बिहार दिवस मनाने का प्रासंगिकता इस समय इस बिहार को विकास करने वालों के साथ है, या बिहार के जो विकास नहीं हुआ उससे लाभ उठाने वालों के साथ। इसलिए लोग ये भी देखेंगे, अगर जो भी बिहार दिवस मनाएंगे उनके तरफ से यह संवाद, यह नैरेटिव आना चाहिए कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार जहाँ है वहां से हम 10 कदम आगे ले जाने के लिए काम करें। सो यही बात थी, हमारी बातचीत थी थोड़ा सा बिहार के को लेकर के। और दो चीज है, बिहार सुधरेगा कि बिहार नहीं सुधरेगा, लेकिन ये जरूर ये है कि जब तक हम अपने मनोबल बनाए रखना है हम लोगों को। दूसरी बात है कि जब तक हमारे जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, उन तक जो विकास का जो बेनिफिट्स है वो नहीं पहुंचे, तब तक हम आई थिंक लंबा रास्ता है, हम लोग को चलना पड़ेगा। लंबा रास्ता, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता। लेकिन इसकी गुंजाइश है यहाँ पर। जेपी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को कहा था, इससे मैं समाप्त करूंगा कि संपूर्ण संपूर्ण क्रांति, उसको मैं संपूर्ण विकास कहूंगा, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में होना चाहिए, जिससे सर्व जगह से परिवर्तन हो। उस परिवर्तन बिहार और बिहार के लोगों को आगे ले जाने में, विकसित करने में एक कारगर सिद्ध होगा। ये गुंजाइश है, ये सपना है, और हम सब मिलकर सपना को साकार करना होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आदाब।